सभी मित्रों को नमस्कार। कृष्णा सोपती जी पर केंद्रित इस एकाग्र की यह चौथी कड़ी है और इसमें हमारे साथ जाने माने लेखक और शिक्षाविद आदरणीय ए अरविंदाक्षन जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम देख रहे हैं कि कृष्णा सोपती जी पर इस एकाग्र में किस तरह से अलग अलग अनुशासनों के लोग देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे हुए विद्वानगण आ रहे हैं और उन पर अपनी बात रख रहे हैं। वह बात उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बात हो, वह बात उनके लेखन से जुड़ी हुई बात हो। आज ए अरविंदाक्षन जी कृष्णा सोपती जी की रचनाशीलता पर बात करेंगे। किस तरह की उनकी रचनाशीलता रही है और कैसे इनका लेखक उससे प्रभावित होता रहा है। आप सभी जानते हैं ए अरविंदाक्षन जी एक बेहद भावप्रवण कवि हैं और उतने ही सुव्यवस्थित, सुविचारित आलोचक। ऐसे में आज का यह वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है और हमें कृष्णा सोपती जी के कार्यों को समझने में काफी सहायक भी। मैं अरविंदाक्षन जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी। जनसुलभ पुस्तकालय के मुख्य कार्यकर्ता बंधुवर अर्पण कुमार जी और आज के इस वक्तव्य को अलग अलग प्रदेशों से सुनने वाले श्रोता बंधुओं सबको मेरा प्रणाम। कृपया ऊंचा बोलेंगे अरविंदाक्षन जी, कृपया ऊंचा बोलेंगे थोड़ा। हाँ जी। जैसे अभी बताया गया कि आज का मेरा जो वक्तव्य है वो कृष्णा सोपती की रचनात्मकता कुछ नोट्स शीर्षक से। कृष्णा सोपती की जो क्रिएटिविटी है उसी पर केंद्रित होकर मैं आज कुछ बोलूंगा। उनकी अलग अलग रचनाओं और उसकी कथा का विश्लेषण करने का मेरा मंशा नहीं है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण रचनाकार कृष्णा सोपती की रचनात्मकता का शोध क्या है, उसका विस्तार क्या है और उसकी सूक्ष्मता क्या है, इन कुछ बातों पर मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखूंगा। कृष्णा सोपती नाम सुनते ही कथाकार कृष्णा सोपती यानी कि उपन्यासकार, कहानीकार कृष्णा सोपती का व्यक्तित्व ही हमारे सामने सबसे ज्यादा उभर कर आता है। लेकिन इधर मुझे लगा कि उनको समझने के लिए सिर्फ कथात्मक रचनाएं ही पर्याप्त नहीं है। उनकी अलग अलग प्रकार की अन्य कथेतर रचनाएं हैं। अन्य कथेतर रचनाओं में कृष्णा सोपती की रचनात्मकता या उनके रचना व्यक्तित्व का एक अनूठा अंश हमें मिल जाता है। इसलिए मैं अपनी बात आज उनकी एक आलोचना से शुरू कर रहा हूं। हालांकि वे उस तरह के आलोचक नहीं हैं जैसे जब हम नामवर सिंह को पढ़ते हैं या किसी दूसरे आलोचक को पढ़ते हैं, उस तरह की उनकी आलोचना भी नहीं है। उन्होंने हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि मुक्तिबोध पर एक आलोचना लिखी है। उस पुस्तक का नाम है मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में।
ये कोई व्यावहारिक आलोचना नहीं है। ये मुक्तिबोध के साथ कृष्णा सोपती की एक सहयात्रा है। इस सहयात्रा के दौरान मुक्तिबोध को, मुक्तिबोध की कविता को, मुक्तिबोध की रचनात्मकता को और मुक्तिबोध के विश्वबोध को जिस तरह से उन्होंने समझा, उसका बहुत ही कलात्मक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे विद्यार्थियों के लिए कोई उपयोगी पुस्तक नहीं है, क्योंकि उसमें मुक्तिबोध की अलग अलग कविताओं का विश्लेषण आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मुक्तिबोध की संवेदना की तह में एक रचनाकार है। उस रचनाकार को पहचानने में ये पुस्तक बहुत ही सहायक है। उस दृष्टि से मुक्तिबोध के पाठकों को चाहिए कि पुस्तक अवश्य पढ़ें। मुक्तिबोध की प्रासंगिकता पर लिखते हुए उन्होंने एक वाक्य लिखा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। आज के मुंहजोर और मुंहतोड़ समयों में मुक्तिबोध को पढ़ते हुए नहीं लग सकता कि हम किसी गुजर चुके समय से गुजर रहे हैं। बहुत पहले मुक्तिबोध ने 50 और 60 के बीच या 64 तक जो कुछ उन्होंने लिखा, एक तरह से उनकी सामग्री पुरानी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आज भी भले ही उनका समय गुजर गया, लेकिन उनका जो लिखना है, उन्होंने जो कुछ लिखा, वो आज भी हमें लग रहा है कि आज की सच्चाइयों और आज की विडंबनाओं, आज की विसंगतियों पर ही एक रचनाकार बहुत सटीकता के साथ अपने विचार रख रहे हैं। ऐसा ही आभास हमें उनकी इन पुरानी रचनाओं को पढ़ते हुए लग सकता है। इस अर्थ में ही मुक्तिबोध भले ही नई कविता के दौर में वे आए और नई कविता के सबसे श्रेष्ठ कवि भी रहे, लेकिन आज भी समकालीन कविता के इस चौथी पांचवी पीढ़ी के इस समय में भी मुक्तिबोध के विचार एक गुजरे हुए समय के विचार नहीं हैं, बल्कि आज के विचार हैं। कृष्णा सोपती यही बता रही है। कृष्णा सोपती ने जिस तरह से उनके विश्वबोध को, क्योंकि किसी ने उनके विश्वबोध पर नहीं लिखा, लेकिन मुक्तिबोध ने उस ओर भी संकेत किया है। इससे एक तात्पर्य ये भी निकलता है कि कृष्णा सोपती के अनुसार मुक्तिबोध सिर्फ हिंदी के ही नहीं है, भारत के ही नहीं है, बल्कि वो एक विश्व कवि है। इस तरह का एक अंदाज कृष्णा सोपती की इस आलोचना में हमें मिल सकता है। और इस रचना को, क्योंकि उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि आलोचना भी रचना है, ये आलोचना वाकई रचना है, उसकी रचनात्मकता ही मुख्य है। आलोचना में एक और शब्द है, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, सृजनात्मक आलोचना। तो सृजनात्मक आलोचना या क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के तहत रखने योग्य इस आलोचना में कृष्णा सोपती किस तरह अपने विचारों को रख रही है, मेरा मुख्य लक्ष्य यही है। किस तरह अपने विचारों को रख रही है, किस तरह से एक प्रतिष्ठित कवि को वे देख रही है और उनके किन किन पक्षों पर उनका जोर है। उनमें से एक है कि उनका विश्वबोध। ये सिर्फ अपने समय की कुछ समस्याओं पर लिखने वाले कवि नहीं है, तब एक रचनाकार जो है कि बृहत्तर समय को समेटने वाले होते हैं, और उस दृष्टि से ही उन्होंने मुक्तिबोध को रखा। तो मुझे ये बात इसीलिए अच्छी लगी, कृष्णा सोपती को पढ़ते समय भी हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है
और उनकी जो अन्य कथेतर रचनाएं, एक है लेखक का जनतंत्र, जिसके साक्षात्कारों में उनकी रचनात्मकता का परिचय हूबहू मिलता है। उसमें उन्होंने एक जगह ये लिखा है, वे अपने को दूसरों के समूचेपन में देखना पसंद करती है। उनका कहना है, कलाकार को, लेखक को हर यात्रा में टुकड़ों और समग्रता में, अंदर और बाहर के अधूरेपन और समूचेपन में बार बार लौटकर आना होता है। अपने द्वीप पर रहकर वो कुछ नहीं कर सकता, लगातार उसमें उस समूचेपन की ओर वापस आना ही पड़ता है। शायद इसी इम्तिहान के लिए लेखक ये लेखक का जनतंत्र नामक उनकी कथेतर रचना में से मैंने उद्धृत किया है। और भी कई जो पुस्तकें उनकी हैं, जैसे आपको मालूम ही है, हम हशमत नाम से 4 भागों में विभाजित उनकी पुस्तक, या फिर जैसे यहाँ तक कि सोबती वैद संवाद, कृष्ण बलदेव वैद के साथ उनका जो संवाद है, उसमें कई मुद्दे दोनों उठाते हैं और दोनों अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके सुचिंतित विचार सामान्य लेखकों की जैसे नहीं हैं, बल्कि हर मुद्दे को उसकी गहराई में जाकर प्रस्तुत करने की उनकी अलग एक रीति है। उस अर्थ में सोबती वैद संवाद को भी पढ़ना चाहिए। या यहाँ तक कि इन सबसे अलग लगने वाली एक पुस्तक है, बुद्ध का कमंडल लद्दाख, एक यात्रा विवरण है, एक यात्रा विवरण, लद्दाख की यात्रा का विवरण है। उसमें भी आप ये देख पाएंगे कृष्णा सोबती किस तरह अलग अलग धर्मों, अलग अलग उन धर्मों के व्यवहारों को देखती हैं और उस प्रदेश विशेष के जनजीवन को जितनी नजदीक से वे देखती हैं। और उनका एक पसंदीदा विषय है ये, अर्थात लद्दाख के उस अपरिचित इलाके में उन अपरिचित लोगों से मिलते समय उन्हें जो आनंद मिलता है और संवाद के माध्यम से कई बातों का आदान प्रदान जो होता है, उससे उनका मन इतना पुलकित होता है कि वो एक असली मुद्दा है, अर्थात जनजीवन के साथ उनकी ऐसी संपृक्ति उनकी रचनात्मकता का एक पक्ष है। यही पक्ष हम सोबती वैद संवाद में भी अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि कथात्मक रचनाओं, उपन्यास और कहानी से बढ़कर इनकी कथेतर रचनाओं में कृष्णा सोबती के रचनात्मक व्यक्तित्व का अनूठा पक्ष हमें मिल जाता है। एक जगह हम हशमत नामक ग्रंथ श्रृंखला में एक जगह उन्होंने हजरत जैदी पर लिखते हुए धर्म पर विचार किया है, क्योंकि भारतीय धार्मिक दृष्टि, उसकी विशेषता, उसका अनूठापन, उसका समावेशी स्वभाव, इन सब पर विस्तार से उन्होंने लिखा है। ये जब मैंने पढ़ा तब मुझे सिक्का बदल गया नामक कहानी की शाहिनी की स्मृति हो आई, लेकिन बाद में उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी कथात्मक रचनाओं को यदि हमें विश्लेषित करना है तो उनकी ही कलम से
आई हुई इन तमाम कथेतर रचनाओं से भी हमें गुजरना पड़ेगा, चाहे वो यात्रा विवरण हो या लेखक बंधुओं पर उनकी अलग अलग टिप्पणियां हो, उनके ही अलग अलग साक्षात्कार हो। तो इन सब से गुजरते समय विश्वबोध से युक्त, जैसे मुक्तिबोध के संबंध में उन्होंने कहा, विश्वबोध से युक्त एक हिंदी लेखिका, जिनमें दो तरह की, हिंदी की संस्कृति और पंजाब की संस्कृति, दो भाषाओं की संस्कृति, दो प्रदेश विशेषों की संस्कृति का समन्वय है। ये बहुत कम, जैसे आप कह सकते हैं कि भीष्म साहनी है या इस तरह अलग अलग मोहन राकेश को भी, लेकिन उनकी रचनाओं में इस तरह अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियों की प्रस्तुति हमें नहीं मिल रही है। कृष्णा सोपती उस तरह से दो प्रदेशों को अपने साथ लेकर चलने वाली लेखिका है, दो संस्कृतियों को अपने साथ लेकर चलने वाली लेखिका है और एक बृहत्तर जीवन को शब्दबद्ध करने वाली रचनाकार है। यही उनका महत्व है और उन्हें हम एक सीमित परिदृश्य में देख नहीं सकते, यही उनकी विशेषता है। एक दूसरी जो बात है, उनकी रचनात्मकता पर विचार करते समय मुझे लगा कि उनका पहला उपन्यास जो कि प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन बाद में कई वर्षों के पश्चात उसका प्रकाशन हुआ चन्ना नाम से, या फिर उनका मैग्नम ओपस कहने योग्य जिंदगी नामा हो, या तमाम जो उपन्यास डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिन पहाड़, समय सरगम, दिलो दानिश ये लड़की, ये तमाम उपन्यास या बादलों के घेरे नामक कहानी संकलन की कहानियां जिसमें सिक्का बदल गया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी माँ कहाँ जैसी कहानियां हैं। इन कहानियों के रचनात्मक परिदृश्य में पूरी तरह से भारत विद्यमान है, भारतीय समाज विद्यमान है, भारतीय समाज के अंदर विरोध विद्यमान है इन कहानियों में, इन उपन्यासों में। इसीलिए कृष्णा सोपती में हम अक्सर ये देख पाते हैं जैसे उनका प्रतिरोध, और दूसरा है आत्मसम्मान की भावना, और तीसरा है स्वाधिकार की विराट चेतना। ये तीन जो तत्व है उनकी कथात्मक रचनाओं की रचनात्मकता के संदर्भ में विचार करते समय ये बात उधर भी है। उनकी कथात्मक रचनाओं की रचनात्मकता पर विचार करते समय हम अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सभी पात्र प्रतिरोधी स्वभाव से युक्त। एक जमाने में नई कहानी के दौर में कृष्णा सोपती को लेकर एक शब्द चल पड़ा था, बोल्ड लेखन। बोल्ड शब्द अंग्रेजी का, बहुत ही साहसी लेखन। उनके कथा पात्रों के स्वभाव, उनके चरित्र के आधार पर ये शब्द चल पड़ा था और एक सीमा तक ये शब्द प्रयोग सही भी है। आपको ये मालूम करना है कि नई कहानी जब पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हुई थी तब उनकी ऐसी कहानियां आ गई थी, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया जैसी कहानियां आ गई थी, और उनकी उन कहानियों के प्रकाशन के उस समय नई कहानी के प्रतिष्ठित लेखक उस तरह से प्रतिष्ठित नहीं थे, न कमलेश्वर, न मोहन राकेश, न निर्मल वर्मा। और ये भी एक विशेषता है कि कृष्णा सोपती की इन प्रारंभिक कहानियों और उनके प्रारंभिक उपन्यास जो हैं अपने प्रकाशन के समय में ही प्रतिष्ठित भी हुई, चर्चित भी हुए और प्रशंसित भी हुए।
ये उनकी विशेषता है। क्यों, यही हमें सोचना है। कोई उनकी तरफदारी तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही चालू किस्म की भाषा में उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि उसकी अर्हता उनमें है। उन्होंने जिस तरह से एक कथा को विन्यासित किया है, उस कथा के भीतर चरित्र, एक महत्वपूर्ण चरित्र के जीवन को संजोया है, उसको देखते हुए कि उनके सामने उनका अपना समय है, उनका अपना समय है, और अपने समय को नजरअंदाज करते हुए उस समय की जितनी भी सूक्ष्मतम विडंबनाएं हैं, उन विडंबनाओं को अनदेखा करते हुए कभी भी कृष्णा सोपती ने कुछ नहीं लिखा। तो ये एक बृहत्तर आयाम को समेटने की जो प्रवृत्ति उनमें थी, उस कारण से ही संभवतः प्रारंभिक रचनाओं से वे मतलब चर्चित लेखिका के रूप में हमारे सामने आती हैं, और उनको प्रशंसा भी मिली है। इसीलिए मैंने कहा कि चालू किस्म की भाषा में किसी ने कोई प्रशंसा नहीं कही है, बल्कि सचमुच उसकी अर्हता रखने वाली एक लेखिका है कृष्णा सोपती। क्यों, जैसे कि कुछ कथाओं पर जाते समय हमें इसका पता चलता है। मैंने कहा कि एक बोल्ड कैरेक्टर, ये साहस प्रायोजित नहीं है, ये बोल्डनेस प्रायोजित नहीं है। जब कृष्णा सोपती लिख रही थी, तब विशेष रूप से उनकी 80% उपन्यास स्त्री केंद्रित है। चाहे वो समय सरगम हो या मित्रों मरजानी हो, कोई भी उपन्यास हो, वो स्त्री केंद्रित है। कृष्णा सोपती के उस समय, अपने उनके लेखन के समय में स्त्री विमर्श चर्चा में नहीं आया था। ये मैं आपको बताऊं 60 और 70 के बीच में, और इस समय स्त्री विमर्श कोई चर्चा का विषय नहीं रहा। और स्त्री विमर्श के अंतर्गत हम आज जिन जिन लेखिकाओं, कथाकार हो, कवि हो, जिन जिन लेखिकाओं की चर्चा करते हैं, उन्हें स्त्री के अधिकारों के संदर्भ में, स्त्री के शक्तिकरण के संदर्भ में, पुरुष वर्चस्ववादी समाज के संदर्भ में विश्लेषित करने के आदी हो गए हैं। ये सही भी है, लेकिन जिस समय स्त्री के व्यक्तित्व को लेकर, स्त्री के अपने स्वाभिमान को लेकर, स्त्री के अपने आत्मसम्मान को लेकर और उनके प्रतिरोधी स्वभाव को लेकर उन्होंने जितनी कथाएं विन्यासित की, वो किसी वैचारिकता के आधार पर नहीं है। उन्होंने अपने स्त्री पात्रों को सृजा और उनके साथ अपने समय को जोड़ा, और अपने समय में एक स्त्री विमर्श के संदर्भ में नहीं, बल्कि अपने समय में एक स्त्री जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित करती जाती है, उसके लिए उन पात्रों को, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की वैचारिकता की, बैसाखी की जरूरत नहीं थी। उनका प्रारंभिक उपन्यास प्रकाशित होते होते रुक गया था। फिर वर्षों बाद, दशकों के पश्चात चन्ना नामक जो उपन्यास आया, वो प्रारंभिक है, एक नौसिखिए का उपन्यास है। बावजूद इसके
वो उपन्यास, उसमें चन्ना नामक जो पात्र, स्त्री पात्र है, उसके व्यक्तित्व को उसकी कथा से पिरोकर उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो देखने लायक। वैचारिकता की, विशेष प्रकार की वैचारिकता की बैसाखी के बिना भी एक स्त्री को प्रस्तुत करने की इस तरह का चित्रण किया था अपनी कुछ रचनाओं में, अपने कुछ रेखा चित्रों में, अपने कुछ वैचारिक निबंधों में इसका विश्लेषण किया सिर्फ महादेवी वर्मा ने। ये करीब 30, 35, 40 के पहले की बात है, महादेवी वर्मा ने ये कार्य किया था। उनके 2 महत्वपूर्ण रेखा चित्रों के संकलन से गुजरेंगे तब स्त्री की कठिनाइयों और उसकी समस्याओं पर केंद्रित जीवन को उन्होंने अपने रेखा चित्रों में प्रस्तुत किया है। उनमें भी उनका अपना एक प्रतिरोधी स्वभाव है, लेकिन उस समय उनका प्रतिरोध उतना सशक्त नहीं था, इसलिए कई स्त्रियां अपनी जीवन में पराजित होती गई। कई स्त्रियों ने मृत्यु का वरण किया और कई स्त्रियों का जीवन एक तरह से भटका हुआ जीवन रहा। इन सब का बहुत ही बारीकी से महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है। अलावा इसके श्रृंखला की कड़ियां नामक ग्रंथ में वो स्त्री समस्या केंद्रित, स्त्री समाज केंद्रित निबंधों का संकलन है, जो कि चांद नामक पत्रिका की संपादकीय टिप्पणी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। उसका संकलनबद्ध रूप है श्रृंखला की कड़ियां। इसलिए मुझे कृष्णा सोबती के पहले स्त्री को केंद्र में रखकर, स्त्री के स्वाभिमान को केंद्र में रखकर, उसके प्रतिरोधी स्वभाव को केंद्र में रखकर लिखने वाली कोई लेखिका है। वैसे हिंदी में ऐसा कम नहीं है बहुत, लेकिन बावजूद इसके बहुत ही व्यापक पैमाने पर विशेष रूप से बल देकर सोचने लायक, विश्लेषित करने लायक और जैसे कि हमारे अंदर जगत को उद्वेलित करने लायक लेखन एक महादेवी वर्मा का है। तो उसके बाद मुझे लगा कि वो कृष्णा सोबती का कथात्मक लेखन है। इसीलिए मैंने बार बार जोर देकर ये कहा था कि एक प्रायोजित नहीं है और वैचारिकता की बैसाखी के बिना उन्होंने ये सब कुछ लिखा। उस समय कोई स्त्री विमर्श नहीं था। और दूसरी ये बात ये भी है कि उन्होंने 2-3 जगह ये कहा भी है, मैंने सुना भी है, जब वे लिखती हैं तो इसको लेकर वो चिंतित नहीं है कि वो स्त्री है। एक रचनाकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही है, स्त्री होने के कारण, स्त्री जीवन पर विशेष बल देने के कारण उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं। ये उनकी अपनी आजादी है, उनका अपना स्वाभिमान है। उन्होंने स्त्री के मन को भी देखा और उन्होंने स्त्री के शरीर को भी देखा। ये कोई वर्जित बात नहीं है। स्त्री का मन और उसकी कामनाएं, स्त्री का शरीर और उसकी कामनाएं एक जमाने तक, क्यों आज भी एक जमाने तक वर्जित बातों की श्रेणी में लोग रखते हैं, लेकिन कृष्णा सोबती ने ऐसा नहीं किया। स्त्री का शरीर उसका अपना मूल्य है। जिस तरह से पुरुष का शरीर, पुरुष की कामनाएं निर्बाध गति से अगर वो प्रकट हो सकता है और उससे हमारा आम जीवन स्वरूपित हो सकता है, तो उसी तरह से स्त्री का भी शरीर है और वो भी स्वतंत्र है। स्त्री का मन है, वो भी पूरी तरह से आजाद है। कुल मिलाकर स्त्री की जो संवेदना है उसे कटघरे में खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए लेखिका होने से उन्होंने ऐसा किया, ये बात नहीं है। वे लेखिका जरूर है, लेकिन उस कारण से स्त्री पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, ऐसा एक तर्क पेश किया जा सकता है, क्योंकि जब 80% उनका कथात्मक लेखन स्त्री केंद्रित हो और वो स्वयं स्त्री हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो, ये तर्क बलशील हो सकता है। बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं उन्होंने कहा कि अपने को स्त्री मानकर उन्होंने लिखा नहीं, अपने लेखन को स्त्री और पुरुष के कटघरे में रखने का कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। ऐसी श्रेणीबद्धता उन्होंने कभी नहीं की और बहुत ही आजादी के साथ, बहुत ही निर्बाध गति से उन्होंने अपने लेखन को जारी रखा, और उसकी अहमियत तो है ही। आज जब ये देखते हैं कि स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री का अधिकार, ये सब जो है कि कुछ ऐसे विचारों के तहत स्वीकृत है, इसीलिए कहीं न कहीं एक कृत्रिमता आ जाती है, ये भी आवश्यक है। स्त्री का जो शक्तिकरण है हमारे समाज में, स्त्री की जो स्वतंत्रता है वो आवश्यक है। गांधी जी ने उस समय यंग इंडिया में विस्तार से लिखा, बावजूद कई महिलाएं इस क्षेत्र में आ गई, बावजूद इसके स्त्री के अधिकार को लेकर, स्त्री के स्वाभिमान को लेकर कोई ठोस स्थिति नहीं बन पाई। इसीलिए आज जो लेखिकाएं हैं, जो कर रही हैं, लिख रही हैं, उसका अपना महत्व है। लेकिन जब ये पूरी हमारी साहित्य की आबा हवा में ये पूरी तरह से नहीं है, तब एक लेखिका स्त्री को केंद्र में रखकर जो लिख रही है, और वो स्वयं बता रही है कि मैं एक स्त्री होने के कारण मैंने ऐसा नहीं लिखा, तो इसका दुगुना तिगुना महत्व है। क्योंकि हर कोई उपन्यास आप देखें, समय सरगम में जो अरण्या है, या जैसे कि मित्रों मरजानी की मित्रों हैं, चाहे जो भी चन्ना है, तमाम उपन्यासों में आप देख सकेंगे स्त्री पुरुष के अधीन में कई समस्याओं का सामना तो उनकी स्त्रियां करती हैं, लेकिन एक स्वतंत्र चेता स्त्री को सृजित करने की प्रतिभा उन्होंने उस समय दिखाई 1964 में, सॉरी 64 में नहीं बल्कि 1954 में, और आगे चलकर जैसे कि समय सरगम जब 2000 में आ गया, उस समय भी इस बात को उन्होंने बरकरार रखा और उसको और अधिक महीन करके प्रस्तुत किया, पूरी सूक्ष्मता से स्त्री के संदर्भ को, उसके विभिन्न परिपार्श्वों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये एक विचारणीय बात है, उनकी रचनात्मकता की ये बात है, उसको विशेष रूप से हमें रेखांकित करके कहना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भरता वाली जो बात है, आत्मनिर्भरता पर भी उनका जोर रहा है। ए लड़की नामक लघु उपन्यास, उसमें अम्मू नामक जो पात्र है, उसकी बेटी ये कह रही है, उसका कथन है, उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। नारी स्वतंत्रता का अभिप्राय मेरे लिए ये है कि मैं अपनी आत्म की, अपने व्यक्तित्व की मालिक हूं और आर्थिक रूप से अपनी देखभाल के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूं। आजादी यानी कोई और मेरी जिंदगी को प्रतिबंधित नहीं रख सकता। ये वाक्य आप दोबारा सुनिएगा। आजादी यानी कोई और मेरी जिंदगी को प्रतिबंधित नहीं रख सकता। एक व्यक्ति के रूप में मैं स्वयं को स्थित कर पाऊं और अपने चयन तक बिना किसी समझौते के पहुंच सकूं। ये लीक से हटकर
अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय देने वाली एक युवती का कथन है, एक युवती पात्र का कथन है। ये कृष्णा सोबती का कथन है और ये कृष्णा सोबती की स्त्री संबंधी उनकी अपनी उन्मुखता की अभिव्यक्ति है। इस तरह के बहुसंख्यक प्रतिक्रियाएं हम अलग अलग कथात्मक रचनाओं में देख सकेंगे। और जब एक पूरा हमारा समाज जो है वो कई प्रकार की अपसंस्कृतियों से घिरा हुआ था और उसमें जो भी हाशीकृत समाज है, स्त्री एक हाशीकृत समाज की सदस्य है, दलित एक हाशीकृत समाज का सदस्य है, और भी कई प्रकार के लोग जो हैं, और ऐसे लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को केंद्र में रखते हुए जब ऐसी अपसंस्कृतियों को ललकारा था, उसको प्रतिरोधित करने का कार्य किया था, तो कृष्णा सोबती का प्रतिरोध मामूली किस्म का प्रतिरोध नहीं है। उन्हें बोल्ड लेखिका तो लोगों ने कहा, ये सही भी है, लेकिन ये बोल्डनेस एक शाब्दिक साहस के रूप में कथाओं में विन्यासित नहीं है, मतलब मुखर रूप में नहीं है। उनके पात्र उतने लाउड नहीं है, उनके पात्रों के व्यक्तित्व की जो सटीकता है और जैसे कि उनके पात्रों की मानसिकता में जो शक्ति है, ताकत है, वो कुछ मुखर शब्दों के तालमेल से नहीं है, उनके अंदर मन से। इसीलिए मैंने कहा उनका मन है और उनका शरीर है, इन दोनों को निर्बाध गति से आगे बढ़ने के लिए वे प्रेरित करते हैं। स्त्री का शरीर मतलब उसको कवचित होना है, स्त्री के मन को हमेशा बंद रखना है। ऐसी जो मानसिकता कभी भी उनके पात्र दिखाती नहीं है और कभी भी कृष्णा सोबती ने दिखाए नहीं। ये कृष्णा सोबती की वो ऊंचाई है, ये कृष्णा सोबती की वो ऊंचाई है जो बिना किसी सहायता से, जो बिना किसी औपचारिक संदर्भ से वे व्यक्त कर सकी। उन्हें व्यक्त करना था, इसीलिए उन्होंने व्यक्त किया। वे रचनाकार थी और अपनी रचनाओं में जीवन के कुछ विशिष्ट प्रसंगों को लाना था, वे लाई। जैसे उनको हम नई कहानी के दौर की वे लेखिका हैं, कहानियों में विभाजन उनका एक प्रमुख विषय रहा। उन्होंने ही कहा है, दो बातें हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष और उसके बाद दूसरा जो है वो विभाजन, देश का विभाजन। ये हम आज बहुत ही सुविधापूर्वक ढंग से कह सकते हैं। जिन्होंने इसको देखा, भोगा, उनके लिए अलग है। और एक तरह से कृष्णा सोबती भोक्ता रचनाकार भी है। कृष्ण साहनी, मोहन राकेश जैसे कुछ लेखक भी इस श्रेणी में आते हैं। तो इसीलिए ये दो महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय इतिहास के, उसको भी उन्होंने अपनी कथात्मक रचनाओं के साथ जोड़ा है। ये मामूली बातें नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति महज एक घटना नहीं है, उसके पहले का जो सामंती वातावरण और उसके बाद भी सामंती वातावरण न होने का बहाना और सामंती वातावरण में पूरी तरह से उस दलदल में फंसा हुआ भारतीय समाज,
और इस बीच में त्रासदी के रूप में, सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में खड़े भारत विभाजन, इन सब का एक बृहत्तर परिदृश्य है। और उसमें स्त्री है, उसमें स्त्री पुरुष संबंध है, परिवार है, बनते बिगड़ते संबंध है, और इन तमाम चीजों को अलग अलग कथात्मक रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोपती ने प्रस्तुत किया है। एक जमाने में अंग्रेजी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि अगर शेक्सपियर स्त्री होती तो इतना लिख नहीं सकती। स्त्री की कई प्रकार की पाबंदियां उस समय अंग्रेज समाज में भी थी, इस ओर वर्जीनिया वुल्फ संकेत कर रही है, ये सही भी है। लेकिन कृष्णा सोपती जब लिख रही थी तब आज के स्त्री विमर्श से संबंधित रचनाकारों की सी सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी असुविधा को सुविधा में परिवर्तित कर दिया। उन्हें जो कहना था, एक चीज आपको मालूम ही है, चन्ना नामक उपन्यास, एक उपन्यास को उन्होंने एक प्रकाशक को दिया। उस प्रकाशक ने उसमें प्रयुक्त पंजाबी शब्दों को हटाकर नए सिरे से संशोधित भाषा में उस उपन्यास को प्रस्तुत किया, और उस उपन्यास के प्रकाशन को उन्होंने रुकवा दिया था और उस रूप में स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं थी। ये वो लेखिका है, उस समय जैसी वो इतनी प्रौढ़ महिला तो नहीं है, उस कम आयु में भी उन्हें जो करना था उन्होंने किया और प्रकाशित तमाम प्रतियां उन्होंने मंगवा ली। यहाँ एक भाषा का मसला है, एक भाषा के माध्यम से एक संस्कृति का मसला है, संस्कृति में उनकी रचनात्मकता का मसला है। इन सब से समझौता करने के लिए वे तैयार नहीं थी। एक किस्सा है, उनके अपने जीवन का एक अध्याय है, इस अध्याय को भी हम उनकी रचनात्मकता के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये प्रतिरोध, यही सचमुच प्रतिरोध है, यही सचमुच आत्मसम्मान है, यही सचमुच स्वाधिकार की चेतना है। ये उनकी कथात्मक रचनाओं में, उनके सुचिंतित विचारों में हम प्राप्त करते हैं। और उनको मैं सिर्फ हिंदी की लेखिका के रूप में नहीं, या पंजाबी संस्कृति को समेटने वाली हिंदी लेखिका के रूप में नहीं, बल्कि उनकी रचनाओं का सही सही अलग अलग भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है। और तब तो जरूर कृष्णा सोपती को हम सिद्ध कर पाएंगे। हमारे सिद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में उनकी रचनाएं अगर सही मायने में अनुदित हो तो किसी भी श्रेष्ठ विश्व साहित्यकार से एक कम नहीं है। हम अपने रचनाकारों को सिर्फ भारतीय परिदृश्य में देखते हैं। मैं सिर्फ कृष्णा सोपती की ही बात नहीं, बल्कि हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में इन्हें गिने ही सही ऐसे विशिष्ट रचनाकार हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम उन विश्व रचनाकारों के साथ रख कर देख सकते हैं। जैसे हम टॉल्स्टॉय को, या जैसे कि दोस्तोयेव्स्की को, फ्रांज काफ्का को, थॉमस मैन को, या जैसे कि कविता में एलियट को या स्ट्रापाउंड को जिस तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह से पढ़ने लायक सामग्री को संवेदनात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करने वाली इन रचनाकारों को, महिला हो या इन रचनाकारों को पुरुष हो, हमें सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन लोगों ने एक बृहत्तर समय को, अपने समय सिर्फ अपने समय तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बृहत्तर समय को, उसकी संवेदनात्मक गहराई को पूरी आत्मीयता के साथ, कृष्णा सोपती की ये भी एक विशेषता है, जब वे लिखते हैं तो उनके शब्दों में उनकी आत्मीयता फूट फूट कर भरी हुई है।
हमें ये नहीं लग रहा है कि उनके शब्द ऐसे ही प्रायोजित शब्द, ऐसा नहीं है, बल्कि एक शब्द की एक संस्कृति है, एक शब्द के साथ जुड़ने योग्य जीवन संदर्भ है। इन सबको आत्मीयता के साथ ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके लेखन की ये जो बात है, उनके लेखन का ये जो पक्ष है, आत्मीयता का पक्ष, क्योंकि तभी तो प्रतिरोध सही सिद्ध होता है, तभी तो आत्मसम्मान की ऊंचाई हमें मालूम होती है, क्योंकि ये आत्मीयता भी उनमें है। और मैं उन्हें हिंदी की या पंजाबी संस्कृति से युक्त हिंदी लेखिका के रूप में नहीं, बल्कि मैं उन्हें एक विश्व की श्रेष्ठतम रचनाकारों की श्रेणी में देखकर अपने मन को बहुत ही हर्ष का अनुभव करना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्णा सोबती भारतीय भाषा में एक भाषा में लिखने वाली रचनाकार नहीं है, बल्कि वो एक विश्व रचनाकार है। उस तरह से ही जैसे कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे संदर्भ में किसी दूसरे लेखक के संदर्भ में भी मैं ऐसे कहने योग्य कुछ रचनाकार हिंदी में हैं, मेरी अपनी भाषा मलयालम में है, दूसरी अन्य भाषाओं में भी हैं, मराठी में, या इस तरह जैसे अन्य बांग्ला में, इस तरह के लेखक हमारे साथ जीवित थे और आज भी कुछ लेखक आज भी जीवित हैं। उन रचनाकारों के पक्ष में भी मेरी यही राय है कि हमें इनको सामान्य ठहराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी रचनात्मकता में जीवन का जो स्वरूप मिलता है वो इतना बृहदाकार है। वो सिर्फ जर्मन में या रूसी में या स्पेनिश में लिखने वाले रचनाकारों के पास ही नहीं है, बल्कि इन रचनाकारों के पास भी है, इन रचनाकारों के पास भी है। और ऐसे रचनाकारों की जो ऊंचाई है उसको किसी भी दृष्टि से कम करके देखना अपने स्वाभिमान पर आंच लगाने की तरह है। मैं ये नहीं चाहता। इन शब्दों से कृष्णा सोबती के प्रति एक दो बार उनसे मिलने का अवसर मुझे मिला। 1984 में मैं मिला था उनसे, एक हफ्ते तक हम साथ साथ रहे, पूरे राजस्थान की यात्रा भी की। वो रचनाकारों का एक कार्यक्रम था, उसमें कई लोग थे। उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बातें की, केरल के संबंध में वे जानना चाहती थी, केरल की संस्कृति के संबंध में वे जानना चाहती थी, और भी एक बार दिल्ली में उनसे मिलना हुआ था, लेकिन वो एक कम समय का मिलन था। इसके बावजूद उनके प्रति मेरे मन में जो आदर है रचनाकार के रूप में, और जैसे कि शब्दों के प्रति उनकी जो निष्ठा है, अपनी संवेदना के प्रति उनकी जो सच्चाई है, इन सबको देखते हुए मैं उनके सामने नमन करना चाहता हूँ। और उस लेखिका को, इस रचनाकार को हमें इस दृष्टि से ही देखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य, अगर लंबा हो गया है तो क्षमा करें, इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हार्दिक आभार ए अरविंदाक्षन जी इस सुचिंतित वक्तव्य के लिए। और मित्रों, इस वक्तव्य में हमने कृष्णा सोबती जी के लेखक की जो लेखक का जो एक कहीं न कहीं अपने प्रति या अपने लेखन के प्रति निष्ठा है, इसका भी परिचय मिला। और आज जब विश्व मातृभाषा दिवस है और आज हम कृष्णा जी को याद कर रहे हैं, उनके लेखन के एक बड़े आयाम पर चर्चा कर रहे हैं, एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण से उनकी रचनाओं पर बात कर रहे हैं,
तो किस तरह जो अपने लेखन में शब्दों के चुनाव को लेकर जो आग्रह है और उसके बदलाव को कृष्णा सोपती जी का आरंभिक लेखक भी अस्वीकार कर देता है, जिसकी बात आज अरविंदाक्षन जी ने की और कई और वक्ताओं ने की। उनका पहला उपन्यास सबसे अंत में छपकर आता है, चन्ना की बात। तो ऐसे में एक लेखक का जो अपना एक विश्वास है और शब्द चयन को लेकर, अपनी विषय वस्तु को लेकर जिस तरह का आग्रह है, समझौता न करने की जो एक सहज प्रवृत्ति है, वह दिखाई पड़ती है। आज जब हम लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं को याद कर रहे हैं, ऐसे में कृष्णा जी को और उनके इस रूप को, उनके इस समर्पण को भी देखने की जरूरत है। इस पूरे संवाद में हमारे साथ कई मित्रगण जुड़े रहे। मैं एक बार उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं जो अभी मुझे दिख रहे हैं। उदय भानु पांडे जी, निर्मला सिंह जी, और कुछ एक नाम शिखर त्रिपाठी जी, सरोज कौशिक जी, बाल कीर्ति, रूपा सिंह जी, तारा सिंह, संजीव बख्शी जी, किरण कुमार मोदक जी और तमाम मित्रगण जिनकी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जिनसे यह संवाद दुतरफा संभव हो रहा है। और कुछ एक नाम अलका अग्रवाल जी, चतर सिंह जाम जी, पीयूष ठक्कर जी, मोहन लाल लोदवार जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, शिवदयाल जी, मंजरी सिन्हा जी, अंशुमती जी और भी हमारे कुछ मित्रगण हैं। तो इन सभी के प्रति हार्दिक आभार कि आप लोग इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं, और हार्दिक आभार ए अरविंदाक्षन जी का, जिन्होंने समय निकाला और आज हम सबके बीच आकर अपनी बात रखी। कुछ और मित्र चंद्रेश्वर जी, विजया सती जी, समीर मिश्रा जी, नरेंद्र कुमार जी, आनंद द्विवेदी, धनंजय जी और तमाम मित्रगण, बहुत बहुत आभार पुनः आप सभी लोगों का। और एक बार आप सभी की ओर से मैं आदरणीय ए अरविंदाक्षन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस वक्तव्य से हम सभी को समृद्ध किया। कल 5वीं कड़ी में हम पुनः मिलते हैं एक नए वक्ता के साथ और फिर उनको सुनते हैं। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि।